नमस्कार। आज आपको सुनाने जा रही हूँ गीतांजलि श्री द्वारा लिखित कहानी दिशाशूल। नैथानी की शादी का जलसा था। अपाला ने बढ़कर नए जोड़े को लाल और पीले गुलाबों का गुलदस्ता थमाया। बधाई हो, अब तो तुम्हारी कला खूब निखरेगी नैथानी। कहाँ जी? नैथानी ने अपनी नई नवेली दुल्हन को गले लगाते हुए छेड़ की। अब मेरे लिए इंस्पिरेशन ख़त्म और ड्रामेटिक्स शुरू। अपाला ने तपाक से कहा तो आसपास सब हंस दिए। वह खुश हुई, अच्छा मजाक सूझ गया। रिझी रिझी मुस्कान खिलाए आगे बढ़ ली। क्या जमघट था। शहर के जाने अनजाने सभी कलाकार, पत्रकार और उनसे मिलती जुलती जीन्स वाले बाढ़ की तरह फैले तहलका मचा रहे थे। नैथानी ने शादी तो चुपके से कर ली, पर फिर यारों ने आड़े हाथों लिया कि जश्न क्या हुआ। एक बार पार्टी तय हो गई तो फिर किसे बुलाएं, किसे ना बुलाएं। मैं होटल नदिस के ओपन एयर में सारा इंतजाम करना पड़ा, ताकि होटल फटने लगे तो सीधे सी बीच पर भीड़ बह चले। हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। लोग बराबर सीढ़ियां उतर के बीच पर कह कहे लगाने निकल जाते, लौटते तो बस प्लेट या गिलास भरने। पर शायद इसमें कुछ हद तक समुद्र की कशिश का भी कसूर था। और ये है नई नारी की आवाज़। उपन्यासकार अपाला सिंह अब के हाजिर जवाबी जवाब दे गई। अपाला मन ही मन कुड़ी, कुछ समझ ही नहीं आया क्या कहे। बस मुस्कुरा दी कि जैसे हाँ सच कह रहे हैं, या ऐसे कि हा हा ठिठोली कर रहे हैं। गुरप्रीत को देखकर वह जल्दी जल्दी उधर बढ़ी। काफ़ी धूम मचा रखी है तुम्हारी कृति ने। अब तुम ना कहना गुरप्रीत कि तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा यह आडंबरी खोखले नारों वाला और जीएसटिक उपन्यास। गुरप्रीत उसे एक तरफ खींच ले गई। सुनो, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। तुम कहोगी ऐसा भी क्या, पर अपाला इस तरह की निंदा पाठक को भटका देती है, गलत तरफ इशारा करके उधर फंसा देती है। सच, मुझे लगता है लोग अभी तैयार नहीं हैं इन बातों के लिए। देखो ना, उस क्रिटिक ने कितनी बुराई की है। निम्फोमेनिएकल यर्निंग्स ऑफ अ रिफ्रेश्ड वुमेन। अपाला ने मदीली चितवन फेंकी। वह तो होना ही था। औरत की इच्छा देखी ही ऐसी जाती है, अलग छिटकाकर संदर्भों को पीछे छोड़ के, तभी अश्लील अतिरंजित दिखने लगती है। इतनी बेपरवाही ठीक नहीं है। मैं मगन हूँ पता। यह भी लिखा है कि नारी होने का फायदा पा रही हो, वरना छिचली लिखाई है। बुर्जुआ प्रणाली को बल देती। तुम सोच समझकर भेजा करो कुछ छापने। उन्हें कहने दो ना, मुझे यह सब सोचने की फुर्सत नहीं है। कम से कम अभी, जब मैं किसी के लिए नहीं लिख रही। जो लिखा है उसमें बरजुआ या कुछ और तत्वों की छानबीन नहीं कर रही, अगला लिख रही। यह तो लापरवाही है, लेखक की प्रतिबद्धता। लेखिका कहो तो बात करूं, ब्रा पहनेगी नहीं और लेखक में लेखिका को गायब कर देगी। आज की नारी इसके पन्नों में। किसी पत्रिका में गुरप्रीत ने लिखा था, आज पहना है यार ब्रा, यह ब्लाउज ज़्यादा ही छीना है। वैसे ब्रा में टिकाने लायक कुछ है नहीं। गुरप्रीत बोलती है तो उसके टी शर्ट के नीचे जो उभार मात्र है, मछली की तरह दिखते हैं, गायब होते हैं पानी की सतह के नीचे। उसके स्वर में आवेश बढ़ता है तो मछलियाँ और लचकती है। हथेलियाँ रख दे पानी पर, डुलते हटते मछलियों के गोते। उनसे मिल रही हो, उसका जवाब लिखा, उनके पास कहानी भेजी, उससे कहा रिव्यू कर दे। गुरप्रीत सवाल पे सवाल दागे चली जा रही थी। नहीं नहीं नहीं, सच कह रही हो। सच कह रही हूँ अपाला, गुरप्रीत ने डांटा। सच कहूँगी, सच और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अपाला ने गुरप्रीत के सिर पर हाथ रखा।
सच कहती हूँ, जो लगता है सच कहती हूँ। छिपाना चाहिए सोचकर, सच और झूठ नहीं गढ़ती। एक के बाद एक झूठ गाड़ती हूँ सच मानकर। हंसी हंसी में अपाला उलझने लगी। उलझ रही हैं आप तो। मिथिलेश प्रवीण आ पहुँचे। उलझ रही हूँ, अपाला ने मुड़कर सोचा। कहना चाहती हूँ, जो कहना चाहती हूँ कहूँगी। आप निडर होकर लिखिए, जो है उसे कलम में उतरने दीजिए। सोचकर संभलकर छिपाने की कोशिश में मत लगिए। वही तो, मन में वह बोली। मिथिलेश प्रवीण के होठों को देखते हुए, किसी को सीधे देखो तो क्यों निगाह मुंह पर केंद्रित होती है, नाक पर नहीं। सो समझ में आता है, पर क्यों समझ में आता है? क्या समझ में आया, पर आँखों पर क्यों नहीं जमती? होंठ हिलते हैं, लेकिन स्थिर भाव तो आँख में रहते हैं। मिथिलेश प्रवीण के होंठ जैसे कटार की धार से खींचे हों। ऊपर का होंठ नुकीले कोनों से उठकर तीखे घुमावों पर जाकर अचानक एन बीच में एक नोक पर डुबकी मारता है। नीचे का होंठ सपाट, चिकना, कुछ कुछ चौकोर, बिना छुए अपाला की उंगलियों की पोरों में उनकी नरमी भरी छुअन समा गई। आप भीतर की कुलबुलाहट को निकालिए, बुलबुला निकले तो भी न रुकिए। आप देखने को रुके क्यों? हमेशा नहीं रहती ऐसी बाढ़ कि देखने की फुर्सत ना हो। पर है तो नहीं केवल बुलबुला। गुरप्रीत उत्तेजित होने लगी। मैं कब वैसा कह रहा हूँ? मैं तो उस लेख को याद कर रहा था जो इन्हें बुजुर्वा कल्चर का भांड बताता है कि इनके 2 टसवे बहाना भी उसी का प्रतीक है। इन्होंने कोई आंसू दिखावे के लिए नहीं निकाले, निकले तो दिख गए। आप भी? मिथिलेश प्रवीण ने उसकी तरफ रुख किया। मैं उस लेख से सहमत नहीं हूँ हुजूरा। कुछ और फरमा रहा हूँ कि कोई कहे आपका लिखा सतही है, एक परतीय है। आप चिंता मत करिए, जबरदस्ती बहुपर्तीय नहीं बना जाता। लिखती रहिए, परतें आप ही बढ़ेंगी। कहने दीजिए उन्हें, यह एजेंट वह एजेंट, रिप्रेस्ड औरत की उछाले। उनके होठों पर दांत हल्के से गड़ाए तो खून निकलेगा। हाउ लक्की अपाला, गुरप्रीत उत्साह से बोली। वह खुद चले आए, इसका मतलब समझी? शुरू तेरी गपड़ चौथ। दिशाशूल इनके पास भेजो। मुझे लग रहा है यह जरूर छापेंगे। तुम्हें लगता है यह पसंद करेंगे? सच्ची, अ फीलिंग इन माई बोन्स। और तुम जानती हो, यह छाप दे तो क्या मतलब? हाउ लक्की, फिर मैं तेरे लिए नहीं घबराऊंगी। उसने दोनों हाथ मिलाए, एक में एक, और उमा से हिलाए, पर मछलियों की झिलमिल नहीं आई। तब मैं नहीं भेजूंगी। अपाला ने धौल जमाया। घबराएगी? बड़ी आई। मैं अभी इतनी मस्त हूँ कि इतिहास के निर्णय से नहीं डरती। इन अधने टिप्पणीखोरों की क्या बिसात। बड़ी आई खुद डरती नहीं तो क्या करती है? लिखती है हुजूरा। अपाला ने मिथिलेश प्रवीण का चूना लफ्ज उठाया। लिखती है, लिखती है, और लिखती है। आज लिम्का में कुछ मिला तो नहीं लिया? नशा आ रहा है क्या? हाँ हुजूरा, नशा। बेफिक्र, बेपरवाह, बेअदब, बेशरम नशा है। वह आंख झपका के बोली। ये तकल्लुफ कैसा रहेगा? नशा हुजूरा। अच्छा बस मजाक बंद। नैथानी इशारा कर रहा है। कितना खूबसूरत है, तभी अपने को ही पेंट करता रहता है। देखो जरा उसे। पर मिथिलेश प्रवीण के होंठ देखे हैं? अपाला ने अपने ही होठों को अदा से चुमकारा। गुरप्रीत हंसने लगी। क्या हुआ? अपाला भी हंसने लगी। वह कहानी याद कर रही हूँ। ओहो हो, जिसमें किसी के होठों को देखकर जी होता था। क्या होता था? कि जहाँ वह मिले, मिसमिसा के जकड़ लूँ, छोड़ के फिर जकड़ लूँ। अपाला ने होंठ काटे। मारा गया ना हिंदुस्तान।
इसी तरह जनता कहीं की बात कहीं निकालकर हम ही पर मनोविज्ञान थोप पड़ती है। उस कहानी में मसला कुछ और था और तब मैंने ये होंठ देखे ही कहाँ थे। अब तो मसला कुछ और ही है ना कि पकड़ ले फिर छोड़ के पकड़ ले, और नहीं तो क्या। अपाला ने गुरप्रीत की बाह को उंगलियों से पकड़ लिया और चबूतरे पर चढ़ गई। हाथों में देह का वजन अच्छा लगता है। समुद्र की नम हवा से शीतल उसकी बाह दिल को ठंडक पहुंचाती। कितना सुंदर है। गुरप्रीत ने नैथानी से निपटते ही रट दोहराई। बहुत आसान सुंदरता है। सुंदरता में सरप्राइज होने चाहिए। अचानक झलक पड़ने वाली सुंदरता। कोई गरम चाय मुंह तक ले आए और एकदम से होंठ चौंक के हिले और दिख जाए उनके हरकत भरे कटाव में। हाय कितने सुंदर। ले, आजकल तो होंठों पे जोर है। और क्या, ये नहीं होना चाहिए कि मैदान के सिरे पर पहुँचे और पूरा बाग दिख गया, सपाट सुंदर खत्म। कोई झुरमुट हो जिसके पीछे ताल छिपा मिले, झाड़ियाँ हों जिनकी ओट में जंगली फूल दिख जाए। वन मानुस न ले आए, जहाँ हो वहीं बालों के नीचे सुंदर। मत मानो, नैथानी तो एक बार देखो, 1000 बार देखो, वही थकाऊ सुंदरता। रहने दो, मैं हर बार देख के नए सिरे से जख्मी हो जाती हूँ। शादी कर डाली गधे ने, पर देख लेना चलेगी नहीं। बिल्कुल चलेगी नहीं, पर सुंदर तो भी नहीं। सो सेक्सी। सांड जैसा। तैरने आता है तो मर्दानापन यूं चुआता है कि जैसे पानी हो। क्या बात करती हो, उसकी टांगों पर तो असल फिदाई है मेरी। घोड़े की रानों जैसी। तो तुम ही बता दो क्या सेक्सी है। जो किसी अनसेक्सी अदा में अचानक झांकने वाला सेक्सीपन हो। जैसे कोई मच्छर उड़ाने को सिर झटके तो गर्दन पर नजर जाए और वहाँ हड्डियाँ उभर आए और मन करे उसकी कॉलर बोन पर उंगली फेरने का। जैसे नाक से चश्मा सरके तो उसे यूं बिठाने में यूं आंख उठा के देखे कि दिल में कुछ होने लगे। कौन जैसे? नाम लो, हवाई बातें छोड़ो। नहीं, जैसे मिथिलेश प्रवीण। हाँ हाँ, मिथिलेश प्रवीण। गुरप्रीत ने माथा ठोक लिया। पर और भी कोई है? और? अपाला ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। भूषण कुमार भी ठीक है, टॉप ब्रैकेट ऑफ ब्यूटीज में नहीं, पर चलेगा। कबीर है, थोड़ा बेबी फेस, फूले फूले गुलाबी गाल, मगर फिर भी। और डेविड? टू दुबला, बट इन डेज हंगरी बर्ड जैसा। हंगरी? हाँ, घूरता है तो भूख ही भूख घूरती है। पर सबसे सुंदर, सबसे सेक्सी, फलों का राजा आम जैसा वही एक। देखो ध्यान से उनके होंठ। नैथानी बेहतर है? कभी नहीं। हाय, याद दिला दी। मिथिलेश प्रवीण, मिथिलेश प्रवीण आए थे तब तो उल्लू बनकर खड़ी रही। पता नहीं उस क्रिटिक ने कैसे कह दिया कि लेखिका नहीं, पर जहीन है। सेमिनार अच्छा दिया। खड़ी थी जैसे बोलना आता ना हो। अपाला, वह क्रिटिक क्या सोचता है? तुम क्या जहीन बातें करती हो, जैसे अभी। सोचता होगा राइटर एंड क्रिटिक मिलकर अपना अगला साहित्यिक षड्यंत्र रचती हैं। पर बात न बदलो, वह तुम्हें ताके जा रहे थे। क्या बात करती हो? वह तुम्हें देखकर आ गए, इसलिए कि तुम मेरे बगल में थी। अरे मुझे पता है, वे तुम्ही से मिलने आए थे। झूठ। खिलवांडू आशंका के स्वर में अपाला बोली। सारा दोष तुम्हारी सुंदरता का है। मैं उल्लू तो हूँ ही, खड़ी हो जाती हूँ तुम्हारे पास कि हार दौड़कर मुझे वरे। बके जाएगी तो तुम्हें क्यों घूर रहे थे। अच्छा चुप। तुम इतनी सुंदर क्यों हो? सच्ची हूँ। अब चाह रही हो बार बार कहूँ? सच्ची बताओ। हूँ।
सीने को छोड़ दो तो, अपाला ने छेड़ की। पानी की सतह पर हवा की परछाई का छलकना, मिट जाना। जलती हो? गुरप्रीत ने आंखें तरेरी। दूर किसी कोने से नैथानी का जोरदार ठहाका आ रहा था। क्या कह रहा था नैथानी तुमसे? कब? अपाला अनजान बनी। बनो मत, उस दिन। कितनी बार बताऊंगी? बता दे कि 2 या 3 ही औरतें एक वक्त में इतनी सुंदर होती है। वह फिर चुप हो गई, हंसकर। कौन? गुरप्रीत ने उंगली गड़ाई। एक महारानी सिंजना, दूसरी फिल्म अभिनेत्री जुबेदा, तीसरी तुम। तब तक गुरप्रीत की मुस्कान दोनों तरफ फैलकर गालों से बाहर को फटी पड़ रही थी। झूठ, वह खुश होकर बोली। ऐसे हंसोगी तो सफा झूठ। मुंह ठीक करो। वह जोंक। अपाला ने आपस की कोड में किसी के आने की सूचना दी। अरे मर गए, गुरप्रीत बुदबुदाई। तब तक जो भी थे पहुंच गए। अरे नैथानी मियाँ, क्यों यह जुल्म हम पर करते हो कि इन दोनों को एक साथ दावत देते हो? एक दूसरे को देख लेती हैं तो फिर इन्हें और किसी का होश नहीं रहता। बात तो सही है। नैथानी ने वहीं दूर से हामी भरी। स्कूल में भी ये ऐसी ही चिपकू थी। तभी तो मेरी बीवी को मौका मिला। जिस पर बीवी ने एक लगाया। चुप भी होंगी तो भी साथ बैठी रहेंगी। मिथिलेश प्रवीण सलाद की डिश के पास मुस्कुरा रहे थे, हाथ से ही पत्ते उठा के कचर कचर खाते हुए। कैसे एक झटका देकर उन्हें खींच ले और उस दुनिया में पहुंच जाएं जिसके बाद बीच का मौन परेशान नहीं करता। गुरप्रीत उनके होंठ कहीं नहीं बकरी की तरह पत्ते चबा रहे हैं, पर अपाला का अंतस मुट्ठी की तरह भींचकर एकदम से खुल गया और जोड़ों के बीच से फिसलती पिघली पिघली सुलगने बदन पर सरसराने लगी। उसका जहीन संभला चेहरा उस मदकती लौ के अदृश्य घेरे में। यह कहने की ज़रूरत क्यों हुई कि औरत की बेवफाइयों को पूरे जीवन की रौ में देखिए, ना कि नोच कर, डंडे पर अटका के, डंडे की तरह फहरा के। कौन फहरा रहा है? हम कि ऐसा कहने वाली खुद आप? युवक बोला। अपाला चम्मच से हॉकी खेल रही थी। भरवा टमाटर साबुत उठाने की चाह में आखिर अपनी प्लेट सटाकर उधर से इधर सलामत हाल लुढ़का लिया। आप भी तो लगता है सस्ते स्कैंडल तलाशती हैं। कह दी कोई सनसनीखेज बात और कमा लिया नाम। जी। अपाला आगे बढ़ गई, पर वह भी हट पर उतर आया। उसे तो महिला अंक के लिए इंटरव्यू करनी है, चलते फिरते, बुलाए बिन बुलाए। फिर वह भी जवान है, अपने काम की तपिश में भीजा भीजा। अपाला हुजूरा, इश्क औरों को भी है। काम के इस दौर से, जब पाँव थोड़े थोड़े उड़ते चलते हैं, जब हाथों में हवा भी मीठी सिरहन भर देती है, सुरूर सिर्फ तुम्हारा नहीं है कि मदमस्त घूम रही हो, मानो सागर छान सकती हो, चोटियाँ नाप सकती हो। ना किसी की दुलत्ती ऐसी कि गिर पड़ो, ना किसी की शाबाशी ऐसी कि उछल पड़ो, अपने ही मद में लहर लहर लहराती। इसके बाद तो जो टैगोर बन जाए वही बस अपनी किस्मत से नहीं घबराएगा। पता नहीं, अपाला ने सोचा, टैगोर का आलोचना के प्रति क्या रवैया था। टमाटर की गोलाई बिगड़ी नहीं कि अपाला ने बेकदरी से उसे खाना शुरू कर दिया। पूछिए जो पूछना है। सच बोलने की ठानी है, पर किस विचारधारा को बल दे रही हैं? आप बताइए। अपाला ने नज़र उठाई। यह तो बोलने का कोई ढंग नहीं। आप अपने आप को समझती क्या हैं? अपाला ने नैपकिन पर उंगलियां पोंछी और हाथ संधि में बढ़ाया। गलत मत समझिए, मैं अकड़ नहीं रही। फिर जवाब दीजिए। उसका चेहरा तमतमा रहा था। ठीक ऊपर लाल कंडीलें जली हुई थी, जो उसके चेहरे पर समुद्री हवा के इशारे पे फिरकी की तरह नाच रही थी।
मेरे पास जॉब नहीं है, मैं अभी केवल निकाल रही हूँ। ये देखा क्या निकला, किस दलदल की कीच। नहीं, वाह रे वाह। क्यों? क्योंकि और निकालने लगी कीचड़। वह हंसा। उसका इंटरव्यू पन्नों से लपटकर कंडीलों की तरह नाचने लगा। आप बचिए, मैं सनी भी अभी खुश हूँ, बदबू भी नहीं आ रही। वह तिरस से बोला, आएगी तो चलूँगी धुलाई करने। वह भी मुस्कुराई। तब तक, यही आपकी नई नारी, ये शब्द आपके ठोके हुए हैं। तो आप किसे रच रही हैं? जो है उसे बटोर रही हूँ। बहुत खूब। गुरप्रीत आकर धीरे से कान में फुसफुसाई। फिर रचना की प्रक्रिया, रचनाकार से परे कृति में निहित स्रोत और अपाला की लेखन शैली पर सशक्त शब्दावली में बोलती रही। इतना अच्छा बोली कि नौजवान सोच ही न पाया कि ये कहाँ से बीच में कूद आई। एक आखिरी सवाल, आप अपने विषय कैसे चुनती हैं? मेरी खुशकिस्मती कि विषय मुझे चुन लेते हैं। तभी वह चलते चलते थप्पड़ रसीद कर गया। आप जितने सिकुड़े रह गए हैं विषय। पन्ने पर इंटरव्यू का शीर्षक देखता हुआ, द मोल हिल कम्ज टू मोहम्मद, वह अलबेले अंदाज में चलता बना। हरामजादा, गुरप्रीत गुर्राई। ठीक है यार, और क्या पूछ रहा था कि कैसे लिखती हैं आप? बताया नहीं खून से? और कहाँ के खून से? बता दिया। अपाला हंसी। तुम चिढ़ने क्यों लगती हो? कुछ लोग तो ऐसा सोचेंगे ही कि जितना निकला वही हमारा पूरा है, कि हमारी एक पल की झलक में हमारी समूची नज़र कैद हो गई। चलाने दो ना चाबुक उन्हें, धूल उड़ेगी। उसके कणों से गुजरकर मेरी किरणों का अपवर्तन बढ़ता है। मेरा सूरज और रंगीन होता जाता है, लाल भी, पीला भी, हरा, बैगनी, काला। क्या खुश हो रही हैं अपनी ही बात पर? आय हाय, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे देख लेंगे। कब तक? दोनों हंसने लगी। चलो उधर चल के बैठें। यह जगह बदलते रहने का तुम्हारा शौक गजब है। यह नहीं बताया उस बछड़े को, सूरज और रंगीन हो जाता। भूल गई। चलो बता दें, लिखती भी है जगह बदल बदल के। क्यों मगर करती हो ऐसा? नई नई ध्वनियाँ, नए नए दृश्यों का लालच मेरा। पीछे बैठो तो रसोइयों से काले धुआं, बर्तनों की ठनक, आगे समुद्र के पास नंगे मुनंगे बच्चों की चाय चाय। लाइब्रेरी में खिड़की के पास ढाबे से उठती चाय की महक और राजनीतिक विवाद। कहीं नाक बंद करना जरूरी, कहीं कान। जी नहीं, मज़ा खुले रहने में है। सूंघो, सुनो, कलम को मचलने दो। चलो पूछें, तेरी इस चंचलता में कौन सी रिप्रेस्ड यर्निंग होगी? शामों में पर्दा सरका के स्टडी की खिड़की पे बैठती हूँ, फिरोजी आसमान पर छाए काले पत्तों के आगे। फिर फंस गई ना। फिरोजी आसमान और काले पत्ते। मिथिलेश प्रवीण आ गए। माफ़ी, कोशिश नहीं कर रहा था, पर सुनाई पड़ गया। अब के पंगु बनी रही तो गुरप्रीत ने लात लगाई। जी फिरोजी, और काले पत्ते? जी, मानना ही पड़ेगा। चलिए छोड़ देते हैं। चले गए अपना मुंह लेकर। हाय, याद आ गई वह मुंह। शशरती और विपुला आ रही हैं, एक से कहानी कविता की फरमाइश करने, दूसरे से आलेख की। उन्हीं से नेत्रन की कविताओं की समीक्षा होने लगी। वे चली गई तब भी गुरप्रीत उफनती रही। मैं बिल्कुल नहीं मानती। पूरी कविता का रुझान इसी पर टिका है कि गति किस तरफ से किधर को हो रही है। गति बाहर से बढ़ती एक मध्य बिंदु पर जमा नहीं हो रही कि हर बात को त्रेहन के राजनीतिक मत में बंद कर दे। गति एक बिंब से हो ही नहीं रही,
अलग अलग बिंबों से बाहर को छितर रही है। ये सब कुछ एक जगह सिमटाने की धुन क्यों है सबको? सरल करने की चाह में उलझाव देखने से भागते हैं। उलझाव भी तब देखेंगे अगर वह फौरन किसी समाधान की ओर बढ़ सके। जहाँ उलझाव की गांठें अभी पूरी दिख ही नहीं रही, उन्हें समाधान पाने के लिए खोलें कैसे? वही बात तो हम कर रहे थे। पल पल जुड़ने नहीं देते, खुलती डिपती पत्तों को फैलने नहीं देते, बस यूं यही पकड़ लेना चाहते हैं। पर छोड़ो यार, अब सेमिनार, चलो समुद्र तक चले। नैथानी, जरा समुद्र में पैर डालकर आते हैं। दोनों होटल की सीढ़ियों से नीचे उतर गईं, लहरों के किनारे जा बैठीं। नीरी बातें की होंगी क्योंकि हाथ हिल रहे थे, गर्दन झटक रही थी, पर समुद्र का नंदन उन्हें ले उड़ा। बहुपर्तीय सच के ढेर, सारे अधूरे कण बालू में पड़े। जगह बदल के देखो तो नए नए दिखते, किसी एक जगह पे स्थायी होने की चेष्टा करते। फिर अभी उम्र ही क्या है? उस दिन सांसें यूं चली जैसे पहला पहला प्यार हो। मार इस तरह खाती हूँ जैसे लाश पर पैर पड़ रहे हों। पता नहीं इन वाक्यों के बीच कौन से वाक्य थे, या कि ये खुद अपने में ही अधूरे वाक्य तो नहीं, जिनके आगे और शब्द रहे हों या पीछे रहे हों। जो लहरें अपने आगोश में उठा ले गई। सच पूछिए तो यहीं कहाँ पता कि ये शब्द उन्हीं के मुंह से निकले थे, या कि परिचितपन की धुन में लहरों के शोर से गढ़े गए हमारे कानों के बनाए मन माने स्वर थे। गुरप्रीत लेट गई। सुंदर सुंदर बोली, सुंदर सुंदर। और ना जाने लेटने से स्वरों का उठान आसान हो गया या बोल ऐसे थे कि कान खड़े हो गए। पर अब बातचीत स्पष्ट सुनाई पड़ी। उन्हीं लहरों के बावजूद आ जाएं तुम्हारे मिथिलेश प्रवीण तो क्या करोगी? गंदी। अपाला भी लेट गई। मेरे ठुकराए मन का मजाक बना रही हो? पर आ गए तो मैं पी जाऊंगी। देखो, गुरप्रीत ने संकेत किया। वे आ रहे हैं। मिथिलेश प्रवीण आ गए, कहाँ से उतर आए जैसे। बड़ी पुरानी दोस्ती होगी आपकी। सारी शाम साथ रही और भंडार खाली नहीं हुआ। क्या चल रहा है नदीस में? जश्न जोरों में। नैथानी ने ऐसी जगह चुनी है कि कोई आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैंने सोचा समुद्र के इतनी पास आकर बिना छुए तो लौटा नहीं जा सकता। तीनों बैठे रहे, फिर साहित्य के विवाद लिए। गुरप्रीत उठी। जरा नामिर को फ़ोन करके आती हूँ, छू ले समुद्र को। मिथिलेश प्रवीण और अपाला चल दिए समुद्र के परिलुप्त किनारे पर, जहाँ वह जादू करने लगता है, खासकर रातों में। पहले वह बढ़कर आता है, फिर किनारे खड़े इंसान बढ़कर आते हैं उसमें। घुटनों से ऊपर तक पानी की उछालें आ गई। अंधेरे से ज़्यादा काले खड़े थे मिथिलेश प्रवीण। उनके कान थोड़े बड़े, थोड़े प्याली की घुटी जैसे निकले निकले। पीछे उनसे हल्का आसमान। कानों में सतह है जहाँ होंठ समा सकते हैं, वहाँ जिंदगी ला सकते हैं। आप तो यहीं पास में रहती हैं ना, इसी समुद्र के किनारे दूर। पानी किस आसानी से आता था, जाता था, पकड़ता था, छोड़ता था। लोह रंगों का मखमल। कैसे जाएंगी? गुरप्रीत छोड़ देगी, मैं छोड़ दूँ? लहर आई तो दोनों के हाथों को उठा के एक दूसरे में बांध गई। आगे बढ़े, चलिए। कमर तक भीग गए, चेहरे तक छींटे आए। सागर लौटता तो पाँव के नीचे से ज़मीन खींचता चलता। आपका तो लाइब्रेरी में क्यूबिकल है ना, वहीं लिखती हैं। जगह बदल बदल के। फिरोजी आसमान के नीचे। जी।
काले पत्ते? जी। उन्होंने पानी की उछाल में हल्के से उसका हाथ मरोड़ा। आजकल क्या लिख रही हैं? दिशाशूल, एक उपन्यास। लाइए, दिखाइए। लहरों का तरापा बीच में आ गया। वे चुप रहे, रुके रहे। अपाला कुछ गिराने लगी।